Good evening, everyone. So, we were discussing the very important questions asked by PPSC in various exams. So, these are very important for all the incoming exam. So, let's start with first question. This one is already done. Which of the following will be the consequences of declaration of national emergency by the president? नेशनल इमरजेंसी जो होती है वो प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं आर्टिकल 352 के अंदर। हमने अपनी पॉलिटी सीरीज के अंदर इमरजेंसी वाला जो प्रोविजंस है बहुत अच्छे से करे हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हाट सेज द प्रेसिडेंट कैन इशू डायरेक्टिव टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेकेंड स्टेटमेंट द प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड the normal tenure of the Lok Sabha. President can suspend all the fundamental rights of the citizens. And the fourth statement, President can modify the distribution pattern of financial resources between center and the state. So these are the answers. यहाँ से हम जो है एलिमिनेशन की पहले देखेंगे कि कौन सी जो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हम एलिमिनेट कर पाएँ। देखो ये वाला जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। हमने वहाँ देखा था कि सारे फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो 44th अमेंडमेंट के साथ जो था एडेड किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो फिर हमारे सही आंसर क्या आ गया, सही आंसर जो इसका आ गया बी आंसर। तो हमें जो है कई बार तो कुछ स्टेटमेंट जो हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एलिमिनेशन से ही हम जो है वहाँ पे पहुँच सकते हैं। बाकी तो यही है, प्रेसिडेंट जो है जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव को, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉर्मल टेन्योर लोकसभा का एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने देखा भी था 1975 में जब एमरजेंसी इम्पोज करी गई थी नॉर्मल टेन्योर से 77 तक था। नॉर्मल टेन्योर उसका 1975 था, फिर उसके बाद इसको एक्सटेंड करके 1977 तक किया था। बाकी जो वो मॉडिफाई कर सकते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वो अगर करने के लिए उनको फिर वो जो ऑर्डर है वो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में लेके जाना पड़ता है। हमने देखा कि पॉलिटी के क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे हुए हैं। हमारी पॉलिटी सीरीज में हमने ये सारे क्वेश्चन जो है साथ साथ बहुत डिटेल के अंदर हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट। इसमें हमें बताना नॉट करेक्ट। देखो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हमें पेपर मिलता है तो कई बार हम जो है ये नहीं देख पाते कि मतलब उन्होंने ट्रू स्टेटमेंट पूछी है, जब फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है, जब नॉट करेक्ट पूछा है, तो वो हम अपनी तरफ से सही कर रहे होते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। तो पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है या फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो पूछा है। तो जैसे इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट। In order to be vice president, a person must be qualified for election as a member of Lok Sabha. Second, a member of the state legislative assembly can seek election to that office. The third statement, the term of the office of the vice president is the same as that of the president. He can be removed through the formal impeachment. तो इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब हमें पता है कि प्रेसिडेंट का भी जो टेन्योर होता है 5 ईयर होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी जो है वो 5 ईयर होता है। तो जैसे हमें पता चल गया कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। अब जो है सी और ए है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप कैसे जा सकते हो। वैसे ये है कि अगर आपने वाइस प्रेसिडेंट बनना तो जो पर्सन है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। लोग वो प्रेसिडेंट बनने के लिए यू शुड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हमें देखना है कि सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट में क्या गलत है। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के लिए जो है वो रिमूवल का ग्राउंड है वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट की रिमूवल का कोई ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया और उसके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए फॉर्मल इम्पीचमेंट हमें करनी पड़ती है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को जो है स्पेशल मेजोरिटी राज्यसभा के थ्रू हम जो कर सकते हैं।
तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है सी आंसर है इसका। तो वैसे भी जो बंदा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का है, ही कैन सीक इलेक्शन टू दैट ऑफिस। वो बात अलग है कि उसको अपना ऑफिस जो है वो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी हमने देखा इस पेपर के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे हैं। द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रिस्पॉन्स टू, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्रिप्स मिशन के अंदर इसको लॉन्च किया गया था इन रिस्पॉन्स टू। बी इसका आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवल प्लान। तो इसका आंसर है क्रिप्स प्रपोजल। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में लॉन्च करी गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो ब्रिटिश ने जो इंडियन स्पोर्ट लेने के लिए जो है पहले ऑगस्ट ऑफर भेजा था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया था इंडियंस ने। फिर क्रिप्स मिशन भी भेजा था, वो भी जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इंडियंस तब ये चाहते थे 1930 के बाद ये था कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। क्रिप्स प्रपोजल जो है वो डोमिनियन स्टेटस की बात जो है वो करता है, और इसलिए गांधी जी ने इनके बारे में क्रिप्स प्रपोजल के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी जो है वो बोला था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी, इट वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स प्रपोजल। नेक्स्ट इज द रिवॉल्ट एक्ट। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। गांधी जी के टाइम पे ये 1919 में जो है वो ब्रिटिशर्स ने जो है इसको इम्पोज किया था। इसका आंसर है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल। ये भी मैंने जब हमने रिट्स की भी बात करी थी तब हमने बताया था कि जो हीबियस कॉर्पस है उसको ये वायलेट करता है। हीबियस कॉर्पस जो होती है पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम के लिए बहुत डाली गई है, और ये उसी को ख़त्म कर देता है कि किसी भी बंदे को आप इम्प्रिजन कर रहे हो विदाउट ट्रायल। इसको ब्लैक एक्ट भी इसलिए बोला गया था, और गांधी जी ने तो इनका बहुत ज़्यादा जो है इसके अगेंस्ट बात करी थी। इसके लिए जो है सत्याग्रह भी जो है वो चलाया गया था। और ये क्वेश्चन फिर करंट का था जब 2018 में ये पेपर था, फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, तो तब ये रशिया के अंदर था। द नेक्स्ट इज इफ पंचायत इज डिसॉल्व इलेक्शन आर टू बी हेड विद इन ए पीरियड। जैसे इलेक्शन पंचायत की 5 ईयर ही होता है टेन्योर, तो अगर वो डिसॉल्व होगी है तो इलेक्शन जो है वो कितने टाइम के बाद विद इन रखनी चाहिए? 6 मंथ विद इन जो है वो रखनी पड़ेगी, विद इन 6 मंथ जो रखनी। एक क्वेश्चन और मैं यही बता देती हूँ आपको कि जैसे मान लो कि कोई इलेक्शन पंचायत है वो डिसॉल्व होगी, आज वो डिसॉल्व होगी, आगे आने वाले जो है उसका 4 साल ही बचे हैं, तो या 3 साल बचे हैं, 2 साल कुछ भी बचे हैं, तो फॉर रिमाइंडर ऑफ द पीरियड तक ही जो है वो रहेगी जब हम उसके लिए इलेक्शन रखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 5 साल के लिए ही आगे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैच दी कॉलम है, 3 कमेटीज के नाम दे रखे हैं, वो बताना है कि ये कमेटी किस किस के लिए बनाई गई थी। तेंदुलकर कमेटी, सक्सेना कमेटी एंड हाशिम कमेटी। ये तीनों ही जो है वो करेक्टली मैच करी गई है। टू रिव्यू द मैथोडोलॉजी फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, ये तो बहुत पहले बनाई गई थी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए। सक्सेना कमेटी टू रिव्यू the methodology for the conducting BPL census in the rural area. Hashim Committee on methodology or identification of BPL family in the urban area. So this is a fact based question जो है हमें पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। नेक्स्ट इज लीड बैंक स्कीम। जो लीड बैंक स्कीम है ये हमारी नरीमन कमेटी एक बनाई गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर इसको हमने बनाया था। इट वाज लॉन्च इन 1969। तो इसके अंदर क्या किया जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट होती थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैंक खोलने की बात करी गई थी। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लीड बैंक, एक बहुत बड़ा बैंक इस्टेब्लिश करेंगे जो उसके जितने भी बैंक है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि जो बैंकिंग इसका मेन मकसद था बैंकिंग इन अनबैंक्ड एरिया, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन जब भी बैंक्स वगैरह खोले जाते हैं तो रूरल एरिया में कोई भी नहीं जाना चाहता, तो इसीलिए जब कुछ बैंक्स वगैरह खोलने की बात होती
है तो बहुत सारी प्रोविजन ऐसे डाले जाते हैं कि 25% उसकी ब्रांचेस जो है वो रूरल एरिया में होनी चाहिए। जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक बने थे, पेमेंट बैंक बने थे, इस तरह से सरकार जो है उसके अंदर कुछ इस तरह के प्रोविजन डालती है कि उसकी 10% ब्रांचेस रूरल एरिया में होनी चाहिए। तो ये वाली जो है लीड बैंक स्कीम का भी जो मेन पर्पस था, ये वाले इसके जो थे ऑब्जेक्टिव थे मेन, और इसका आंसर जो है वो डी है। ये सारे जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। टू कोऑर्डिनेट द कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन देयर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लीड बैंक, एक लीडिंग बैंक जो है वो बना दिया, ये सेंटर के अंदर एक लीडिंग बैंक बना दिया, वो उसके अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो सबको जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा to survey and identify the unbanked district and take initiative to open bank branches and to estimate the deposit potential and the credit gap and to fill the vacuum in the district। तो ये सारा जो है इस बैंक का जो है वो काम है। ये काफ़ी सक्सेसफुल स्कीम रही है जो एरिया, रूरल एरिया के अंदर बैंकिंग वगैरह को ग्रास रूट तक लेके जाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नाबार्ड पे है। इट इज़ एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैविंग हेडक्वार्टर इन मुंबई। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इट वाज एस्टेब्लिश ऑन 12th of July 1982 बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दिस इज आल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। RBI sold its stake in NABARD to the government of India, which now hold 99% of the stake. It was established on the recommendation of शिवा रमन कमेटी। तो ये जो है इसकी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो 2018 का पेपर है उसी के अंदर ये करंट का ही टॉपिक था, ये चल रहा था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। जो RBI का थोड़ा स्टेक था वो नाबार्ड के अंदर, वो सारा जो है गवर्नमेंट को उन्होंने सेल कर दिया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जो हमारे मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, ये जो मेन है हमें पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना aims to bring together urban planning, economic growth and heritage conservation beside beautification in an inclusive and integrated manner with the focus on 4 जो है बताए हैं पॉइंट्स। उसमें बताना है कि कौन कौन सी जो है इस स्कीम के अंदर जो है वो आते हैं, विच फोकस ऑन क्लीनलीनेस, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन एंड द वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो अर्बन एरिया के अंदर जो है हेरिटेज सिटीज़ हैं उसको डेवलपमेंट करना, ऑगमेंटेशन करना, तो वो सारी चीज़ें करेंगे। तो देखो कई बार हमें जो होता है कि बहुत सारी स्कीम्स जो होती है हम हर दफ़ा जो है वो पढ़ नहीं सकते, छूट जाती है, तो फिर जो है हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, हेरिटेज कंजर्वेशन, तो वहाँ पे अगर हमने उस सिटी का डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन करना है तो ये वाली सारी चीज़ें जो है, ये मतलब कॉमन सेंस है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। क्लीनलीनेस, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, तो इसका आंसर क्या है? ए है। तो इस तरह से जो है ना कॉमन सेंस लगा के भी आप जो है कई बार आंसर के ऊपर जो है वो पहुंच जाते हो, लेकिन कई ध्यान से देखना पड़ता है, कई बार एक स्टेटमेंट जो है नहीं भी होती 4 में से तो गलत हो जाता है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज ए मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर फर्स्ट टाइम। जब पार्टीशन हुई थी बंगाल की 1905 में, तो उसके अगेंस्ट जो था एज ए रेजिस्टेंस जो है स्वदेशी और बॉयकॉट जो थे वो अडॉप्टेड किए गए थे। खादी प्रमोशन ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा, जो स्वदेशी फैक्ट्रीज वगैरह इस्टेब्लिश करी थी, बॉयकॉट स्कूल्स वगैरह का किया था, स्वदेशी फॉरेन जो गुड्स थी उसको। नेक्स्ट जो था मसाला बॉन्ड, दे आर इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी। जैसे मान लो कि इंडियन कंपनीज होती है, उनको पैसे चाहिए तो वो जो है बॉन्ड इशू करते हैं, तो इंडिया के अंदर भी वो पैसा मतलब उधार लेने के लिए, इट इज़ ए डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड जो होते हैं वो डेट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं। जैसे मान लो कि मैंने स्टार्टअप जो स्टार्ट करना है तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं इंडिया से भी जो है बॉन्ड इशू कर सकती हूँ, लेकिन ये वाला जो है मैं आउटसाइड जो है इशू भी करूँगी बॉन्ड, लेकिन नॉट इन डॉलर्स बट इन रुपी।
मतलब रुपी के अंदर जो है वो इशू किया जाएगा, और मैं उसको कल को वापस मुझे करना है तो वो मैं रुपी के अंदर ही उसको वापस करूंगी। जैसे एक होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर भी जैसे मान लो मैंने करना है बोरो, लेकिन मुझे डॉलर में जो है वो बोरो करना पड़ेगा, डॉलर में ही मुझे पे करना पड़ेगा। और लेकिन ये वाले क्या है, इसमें मैं रुपी डिनोमिनेटेड ओवरसीज जो है वो बॉन्ड इश्यू करूंगी। द करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क आर बॉर्न बाय द इन्वेस्टर। फिर जो इन्वेस्टर है बाहर के इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क उनके ऊपर पड़ेगा जो एक्सचेंज रिस्क होगा, क्योंकि मैंने रुपी में लिया था, मैं रुपी के अंदर ही वापस करूंगी। जैसे मान लो मैंने 50 रुपए लिया, तो मुझे ये कि मैं इस बॉन्ड को आपको 60 रुपी में, मतलब जो भी उसके अंदर ब्याज वगैरह जो भी इंटरेस्ट वगैरह लगाना है वो करूंगी, लेकिन वो मुझे के अंदर किया जाएगा। और इंडिया के अंदर जो केरला फर्स्ट स्टेट थी 2019 में, तो वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने जो है मसाला बॉन्ड इशू करे थे ऑन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन वैसे वर्ल्ड बैंक ने 2014 में जो है इसको इशू किया था। मसाला बॉन्ड जो होते हैं लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए जो है मतलब मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए जो है इसका किया जाता है। मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड। तो ये गलत है। जैसे मैंने बोला था, वर्ल्ड बैंक इज द फर्स्ट टू इशू द मसाला बॉन्ड। सो इसका स्टेटमेंट जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो बी इट्स आंसर, करेक्ट आंसर। Next is, in the context of geosynchronous satellite launch vehicle with GSLV, which of the following statement are true? It was developed to launch INSAT series of satellite. जो हमारी INSAT series of satellite है उसको लॉन्च करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। and it places satellite into geosynchronous transfer orbit, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। it has a 3-stage launch, ये भी जो है वो सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। इट कैन नॉट यूज क्रायोजेनिक इंजन, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, नेगेटिव है स्टेटमेंट, ये गलत है। जैसे हमें पता है कि फोर्थ गलत है, तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड फिर दोनों में आ रहा है, और थर्ड जो है वो फिर हमें पता होनी चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, वो भी क्रायोजेनिक इंजन पे ही है। In the context of cryogenic engine, which of the following statement are true? It is the most efficient and provide more thrust for every kilogram of propellant it burn. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट यूजेस लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। देखो क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है जो ठंडा सा होता है, बहुत लो टेम्परेचर वाला होता है, उसे हम क्रायोजेनिक बोलते हैं। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जिसे कहते हैं, क्रायो का मतलब यही होता है। तो हाई टेम्परेचर का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से हमें पता है रॉन्ग है, तो ए स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, डी भी गलत हो गया। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो वही आंसर जो है दे सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो सी है। आफ्टर यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन, चाइना एंड जापान, इंडिया टू हैज दिस। तो ये वाली कंट्री के बाद जो है क्रायोजेनिक इंजन वाली टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के पास भी जो है वो है। तो इससे आपको थोड़ा ये क्वेश्चन करने से आपको थोड़ा ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि जो पीपीएससी के पेपर होते हैं वो उसमें कौन कौन सा जो चीज़ें पूछ रहे हैं, वो साथ साथ ये भी जो करंट की चीज़ें भी हैं वो भी हम जैसे देख रहे हैं, वो चल रही है फीफा 2018 देखा था। मालाबार क्या है? इट इज़ ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है। ये किसके बीच में है? नेवल एक्सरसाइज है, जापान, इंडिया एंड यूएसए। वैसे तो मालाबार के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया भी आने की बात करती है, काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन फिलहाल जो है वो 3 कंट्रीज़ के पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिर मैच दी कॉलम आ गया। इसमें हमें बताना है कि क्या क्या है इसकी टाइप। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले करने का तरीका ये होता है कि आप पहले ये देख लो कि कौन सा जो है आपको पता है, और फिर आप ऑप्शन से देखो। ए जो है हमें पता है तेजा, इट इज़ ए लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, तो ए का क्या है? फोर्थ आ गया। तो बी आप यहाँ से डायरेक्टली इसको एलिमिनेट ही कर दो कि ये तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब हमें जो है ए और सी को ही देखना है। और देखो इसके अंदर भी है, डी का 1 है, तो डी का अगर आपको पता भी है तो नहीं है। अब आपको जो है ये वाली स्टेटमेंट जो है वो चलना है, क्या है?
अभी इस सी का जो है वो 2 आंसर है, अर्जुना जो है वो मेन बैटल टैंक है। तो बी का क्या है, बी का 3 है। तो यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो कि 166 का आंसर जो है वो आ गया हमारा। एक बार देख लेते हैं। तेजस जो है वो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है। ए का 4th आ गया। बी का क्या आ गया, बी का आ गया हमारा 3 मेन बैटल टैंक। और धनुष का आ गया शिप बेस्ड मिसाइल। सी का आ गया हमारा 2, डी का आ गया हमारा 1, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह से, जो जब भी आप ये वाला इस तरह का मैच द कॉलिंग वाला क्वेश्चन करो तो सबसे पहले जो है आप ये चीज जो है वो देख लो। इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है बीटी कॉटन। देखो इंडिया के अंदर सिर्फ जो एक ही जो है नॉन फूड क्रॉप जो है जिसको अलाउड किया गया है वो है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन जो है, इन बीटी कॉटन ए ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी रेफर्स टू क्लोस्ट्रीडियम thuringiensis। ये गलत है, इट इज ए बैसिलस thuringiensis। द बीटी जीन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए फंगाई। नहीं, ये भी नहीं है, इट इज ड्राइव फ्रॉम बैक्टीरियम। ये कहाँ से लिया हमने, बैक्टीरियम से इसको ड्राइव किया। सेकंड भी गलत होगी। नीमाटोड रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी जीन। It is a pest resistant, insect pest resistant transgenic cotton has been produced by inserting BT gene which is against bollworm। अभी पंजाब के अंदर जो है वो जब ये कॉटन वगैरह खराब होती है तो उसके पिंक बुलवॉर्म जो है इंसेक्ट उसको खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिग 26। ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी क्रिएटेड बाय द जीन एडिटिंग। ये तो फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो ह्यूमन इंसुलिन जो है इट इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Which American multinational has brought 77% Flipkart a few day back। ये भी बहुत करंट का क्वेश्चन था 2018 में। तो इट वाज वॉलमार्ट जिसने जो है 77% फ्लिपकार्ट को जो है वो लिया था। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। और नेक्स्ट हम और भी जो है पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे पीपीएससी के। और इससे आपको जो है सिर्फ ये क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे कई बार 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं, थोड़ा आपको पैटर्न पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से एरिया में जो है वो पूछे गए हैं। तो वो हम जो है आगे भी और भी करेंगे जब तक हमारे एग्ज़ाम ये चल रहे हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट।